वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम, योर बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर रखी थी और इस यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केस स्टडीज। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमने इसका क्विक रिवीजन देखा और क्विक रिवीजन के साथ साथ हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को चेक किया। उसके बाद हमने केस स्टडीज का पार्ट जो है डिस्कशन में स्टार्ट किया और किसकी नियर अबाउट 10 केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और ये जो फाइल है ये हमने कल, जब हमने क्लास नहीं ली तो कल हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दिया था ताकि आप इन केस स्टडीज को देख सकें। आज हम फर्दर केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इट इज ए काइंड ऑफ केस स्टडी और केस स्टडी में जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स दिए थे कि भाई जब आपके पास केस स्टडी हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन गिवन इन द केस स्टडी। क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच संजना परफॉर्म्स बाय कोटिंग द लाइंस द अबव पारा। जो ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया, ऊपर ये केस स्टडी दी गई है, इस केस स्टडी में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाइड करना तो कंसेप्ट माइंड में क्लियर है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखने हैं। 5 ही फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हो सकता है ये पांचों फंक्शंस इस केस स्टडी में हो सकता है कि इनमें से कोई 2 या 3 फंक्शंस केस स्टडी में हो, लेकिन आपको पांचों का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप इजीली क्या कर सके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ आइडेंटिफाइड कर सके। लाइए चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को पढ़ना। संजना इज ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट पीवीटी लिमिटेड। हैंडीक्राफ्ट पीवीटी लिमिटेड की जो है वो ब्रांच मैनेजर है। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। इट सेल्स फैब्रिक, furnishings, ready-mades and household items are made out of traditional Indian fabrics। वो जो है क्या करती है, फैब्रिक्स, फर्निशिंग, रेडीमेड्स, हाउस होल्ड आइटम्स को जो है ना बेचती है, जो कि इंडियन फैब्रिक से ट्रेडिशनल वे में बने हुए हैं। संजना डिसाइड्स क्वांटिटीज, वैराइटीज, कलर्स, टेक्सचर ऑफ द ऑल अबव आइटम्स एंड देन अलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 बातें समझने में आई। एक तो डिसाइड्स, संजना क्या करती है, डिसाइड करती है। एज यू नो दैट प्लानिंग जो होता है फंक्शन, दैट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट इज टू बी डन। तो ये डिसाइड कर रही है एडवांस में किसके बारे में, कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसी वैरायटी होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कर रही है, अलोकेट कर रही है, अलोकेट रिसोर्सेज को फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। अब रिसोर्सेज को जब वो अलोकेट करती है तो इसका मतलब दैट शी इज डूइंग द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो पहला वाला पॉइंट हमारा प्लानिंग को डिनोट करेगा, डिसाइडिंग को। दूसरा जो है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सी अपॉइंट्स ए टीम ऑफ डिजाइनर्स। अब वो क्या कर रही है, इसके लिए अपॉइंटमेंट कर रही है। She appoints a team of designer। अब अपॉइंटमेंट कर रही है, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग and crafts people in the company who developed some prints for bed covers in the bright color on silk, although they looked very impressive and they were more expensive than they had planned to sell। उन्होंने जैसा बेचने के लिए डिसीजन लिया था उससे ज्यादा ही वो क्या लग रहे थे, ज्यादा खर्चीले भी लग रहे थे और इंप्रेसिव भी लग रहे थे देखने में। एवरेज कस्टमर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। एवरेज कस्टमर इनको नहीं खरीद सकता था, उनका ऐसा मानना था। प्रेजिंग their efforts, Sanjana suggested that they should keep the silk bed covers for special occasions like Diwali, Christmas, and offer cotton bed covers on the regular basis to keep cost under control। लीजिए ये लास्ट के 2 पॉइंट हमारे सामने और निकल कर आए। प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, जब प्रेजिंग देयर एफर्ट्स की बात की जाती है तो संजना इसका मतलब उनके एफर्ट्स को प्रेज कर रही है, इनको मोटिवेट कर रही है। कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा इंप्रेसिव हो गए हैं, एक्सपेंसिव ज्यादा हो गए हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम इनको स्पेशल ओकेजन्स पर ही निकालेंगे, जैसे दिवाली, क्रिसमस पर, ताकि एक आम आदमी, एक एवरेज कस्टमर भी इनको परचेज कर सके। शी इज गिविंग द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज लाइक दिस वे। एंड वन मोर थिंग कि वो रेगुलर बेसिस पर क्या कर रही है, कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल।
ऑफर द कॉटन बेड कवर्स, वो रेगुलर बेसिस पर क्या कर रही है, ऑफर कर रही है कॉटन बेड कवर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, ताकि कंट्रोल जो कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रह सके। इट मींस शी इज डूइंग द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग आल्सो, वो कंट्रोलिंग वर्क को भी यहाँ पर परफॉर्म करना मतलब कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क ऑल्दो दे लुक वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने डिसाइड किया था, वट जिस प्रकार की क्वालिटी क्वांटिटी या वैरायटी उन्होंने डिसाइड की थी, उन्होंने कुछ सैंपल तैयार किए और उनको चेक किया तो उनको पता लगा कि वो कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव है, ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर भी कंट्रोलिंग फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। अब वन बाय वन चलिए इसके आंसर की तरफ देखते हैं, कौन कौन से फंक्शन स्क्रीन कौन कौन सी लाइंस के साथ इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं। प्लानिंग फंक्शन इन्होंने आइडेंटिफाइड किया विद द डिसाइड्स क्वांटिटीज, ये हमने बात कर ली थी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड किया है विद द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन के बारे में हमारी जो बात हुई थी दैट इज सी अपॉइंट्स, बिल्कुल सही, हमने यही बात कैलकुलेट की थी। डायरेक्टिंग में हमने बात की थी प्रेजिंग द एफर्ट्स, बिल्कुल सही। कंट्रोलिंग ऑफर द कॉटन बेड कवर्स फॉर अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल, तो ये हमारा पार्टिकुलरली कंट्रोलिंग फंक्शन को डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी केस स्टडीज को सोल्व कर सकते हैं। यानी केस स्टडी को पढ़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, हमें जरूरत होती है कि क्वेश्चन में जो केस स्टडी गिवन है उसको एक बार रीड करें। रीड करने के बाद हमारे पास जो निकल कर आएगा रिजल्ट, वो ये निकल कर आएगा कि भाई क्वेश्चन किस यूनिट का है, किस कंसेप्ट का है, वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है, उस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे और इजिली उसके आंसर को आप दे पाने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 12, दैट इज XYZ पावर लिमिटेड। अब केस स्टडी बड़ी है, मैं यही सजेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चन को एक बार देख ले, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। हमने बात की थी इंडिविजुअल, IS सोशल, O ऑर्गेनाइजेशनल। ISO के नाम से इनको याद रख सकते हैं, इंडिविजुअल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन माइंड में सेट हो गया होगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाइड करना है। अब ऑब्जेक्टिव को भी आइडेंटिफाइड करना है तो आपको ये देखना है कि वो इंडिविजुअल है, सोशल है, ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों ही ऑब्जेक्टिव यहाँ इस केस स्टडी में एग्जिस्ट करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगता है कई बार, जब क्वेश्चन हमें ये क्लियर कर दे कि भाई हमें बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सर्च क्या करना है। जब चीजों को आप सर्च करना सीख जाते हैं ना, उस कंडीशन में आप ये कहिए कि आपका आंसर अपने आप ही निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बेस तो केस स्टडी पर ही है, पढ़नी तो पड़ेगी हमें केस स्टडी। सेटअप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लालटेन्स इन रिमोट विलेज। होप्स कि ये सोलर लालटेन वाली केस स्टडी तो हमने अपने जब टॉपिक को डिस्कस किया तो उस दौरान भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद से पढ़े। और यहाँ बेसिकली अगर सोलर लालटेन की बात हो रही है तो सीधी सीधी सी बात है, हम सोशल ऑब्जेक्टिव को यहाँ सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। और साथ ही साथ कर क्या रहे हैं, रिवेन्यू इतना अर्न कर रहे हैं कि वो सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ सोशल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। एक लास्ट की लाइन और देख लें इसके अंदर, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल क्रचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। दैट इज एज पर द एनसीईआरटी में इसी तरीके की लाइनें आपको दी हुई मिलेंगी कि इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उसी के बेस पर दिया जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, डिनोट करता है। इनके बारे में आपको बताना है, इनको एक्सप्लेन करना है, राइट। चलिए केस स्टडी नंबर 13 पर चलते हैं, ये आप कर लेंगे। केस नंबर 13, निष्ठा। अब निष्ठा एक मार्केटिंग मैनेजर है। अब देखते हैं मार्केटिंग मैनेजर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए होंगे। हाउ डज निष्ठा प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होती कौन कौन सी है, और उनको जो यहाँ पर आप आइडेंटिफाइड करें उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो क्वेश्चन सीधा सा है कि केस स्टडी पर बेस्ड है, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कौन सी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आइए पढ़ते हैं। एक कंपनी की जो है ना वो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, और लैपटॉप्स वो सेल करती है। सी प्लान्स द टारगेट सेल ऑफ 2000 लैपटॉप्स पर मंथ। सी अलोकेट्स नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान। देखिए उसने टारगेट भी सेट कर लिया, उसने रिसोर्सेज भी एलोकेट कर लिए। तो यहाँ तो आपको फंक्शंस नजर आ रहे होंगे, प्लान करना, लोकेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग करना। सी हैज 6 सेल्समैन वर्किंग अंडर हर।
उसके पास एक टीम है 6 सेल्समैन की जो उसके अंडर काम करते हैं। सी वर्क्स विद देम, गाइडिंग देम, मोटिवेटिंग देम। अब टीम है, उनको मोटिवेट भी करती है, गाइड भी करती है टू अचीव द टारगेट सेल्स, जो टारगेट सेल है उसको अचीव करने के लिए। एट द एंड ऑफ months after comparison of actual sales with the target sales, she found that actual sales exceeded the target sales। उसने देखा कि जो एक्चुअल सेल है वो टारगेट की सेल से ज्यादा हुई। सी रिवार्ड्स द एफिशिएंट एम्प्लॉइज टू मोटिवेट देम, और उसने अपने एम्प्लॉइज को क्या किया, मोटिवेट किया। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ना पूछा गया होता तो और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे? बताइए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, बताइए क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, क्योंकि जब सारे फंक्शंस एक साथ एक ही व्यक्ति परफॉर्म करता है ना, इट मींस सी इज डूइंग द और ही इज डूइंग द कोऑर्डिनेशन फंक्शन। वो कोऑर्डिनेशन को वहां पर जो ना इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमसे पूछ लिया गया है, तो उसका पर्पज जो है वो क्या है, जो भी टारगेट, जो भी प्लान सेट किए गए हैं उन टारगेट्स को अचीव करना। तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट वो कर रही है, उस मैनेजमेंट में क्या चीज लगती है, दैट सी वांट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो ग्रुप गोल्स को अचीव करना चाहती है। तो मार्केटिंग मैनेजर जो निष्ठा है वो हेल्प कर रही है किसमें, अचीविंग द ग्रुप गोल्स बाय गिविंग ए कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स टू हर सबऑर्डिनेट इन अचीविंग द टारगेट सेल ऑफ 2000 लैपटॉप्स इन ए मंथ। यानी सभी एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो अपने टारगेट्स को अचीव करने में लोगों को क्या कर रही है, एम्प्लॉइज को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने का काम कर रही है। यही मार्केट, यही जो हमारा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है। अब दूसरा पार्ट इसमें दिया गया, स्टेट एनी 2 वैल्यूज व्हिच शी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी बाय हर बिहेवियर। अब वो अपने बिहेवियर से कौन सी वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाहती है। अब अगर हम अपने उसके बिहेवियर को देखें तो वो बता रही है हमें बेसिकली कि भाई हमें यदि कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉइज कोई अच्छा काम करता है तो उसको हमें रिवार्ड देना चाहिए, उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उसको हमें गाइड करना, उसका मतलब एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए कि हाँ भाई ही और सी इज डूइंग वेरी वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, वो टारगेट अचीव करने के लिए सभी साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, तो कोऑर्डिनेशन की भावना वो डेवलप करती है। तो इस तरीके की बेसिकली जो है एक्टिविटी या वैल्यूज यहाँ पर रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिया गया है एक क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज बाय रिवार्डिंग देम। ये भी हमारा जो है एक इंक्रीजिंग एफिशिएंसी जो है वो मार्केटिंग इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई यहाँ हम एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो कि हमने पीछे इससे ऊपर वाली केस स्टडी में एज इट इज डिस्कस भी किए। वैल्यूज में सेंस ऑफ अचीवमेंट, लॉयल्टी, बिलोंगिंगनेस, ये 3 बातें जो है हम बेसिकली लिख सकते हैं। इनके अलावा जो भी वैल्यूज आपको समझ में आ रही है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज, या फिर जो है मेकिंग द वर्क टुगेदर विद देम, इस तरीके की जो वैल्यूज हैं वो भी आप यहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो लॉयल है, वो बिलोंगिंगनेस शो करती है अपने एम्प्लॉइज के साथ। इस तरीके की वैल्यूज यहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो लिखा है, सूरज वर्क्स एज ए सेल्समैन इन ए कंपनी सेलिंग पेस्ट एसेसरीज एंड फूड। यहाँ पर वो एक सेल्समैन है और क्या बेच रहा है, जो पालतू जो जानवर होते हैं उनसे रिलेटेड एसेसरीज और फूड की वो सेलिंग करता है। ऐसी कंपनी में वो जुड़ा हुआ है। अब केस स्टडी है, केस स्टडी में अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क। नाउ इफेक्टिव का मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है ऑन टाइम आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाता है तो ही विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव, अदरवाइज ही विल नॉट बी कॉल्ड एज इफेक्टिव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया गया है। ही has been given a target of selling 1200 units of food packets in a month by offering a maximum of 10% discount to his customers. In order to meet his monthly sales target on the last 2 days of the month, he offers 15% discount on his customers. यानी वो क्या कहता है कि 1200 यूनिट उसको जो है ना बेचने के लिए दी गई 1 महीने के अंदर, और वो मैक्सिमम जो उसको डिस्काउंट देनी है वो 10% ऑफर की गई है। In order to meet his monthly sales target on last 2 days of the month, he offers 15% डिस्काउंट, और उसने डिस्काउंट कितने परसेंट दे दी, 15% दे दी। तो वो क्या इफेक्टिव है? यस, ही इज इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव में हम केवल ये देखते हैं कि टारगेट ऑन टाइम अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि भाई कॉस्ट कितनी आई। तो कॉस्ट चाहे कितनी भी आई हो, टारगेट हमने अचीव कर लिया, इट मींस ही इज इफेक्टिव। यस, सूरज इज इफेक्टिव in his work as he has been able to meet his monthly sales target of selling 1200 units of the food packets during the last month. That is the
पॉइंट है। तो याद रखिएगा, इफेक्टिव का मतलब होता है अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। केस स्टडी नंबर 15 पर चलते हैं। 15 केस स्टडी क्या है हमारी? सुजाता वर्क्स एज अ डिजाइनर इन एन एक्सपोर्ट हाउस। एक एक्सपोर्ट हाउस में वो क्या है? डिजाइनर का काम करती है। लीजिए, केस स्टडी को देखते हुए पता लगा कि यहाँ पूछा गया है सुजाता एफिशिएंट इन हिज वर्क, इन हर वर्क और नोट। अगर वो अपने वर्क में एफिशिएंट है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। तो एफिशिएंट का मतलब होता है अचीविंग द टारगेट विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में अचीव करना। अब टाइम चाहे कितना भी लग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। दैट वन ओनली सी विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट। केस स्टडी पढ़ते हैं, पता लगेगा हमें क्या दिया गया है। एज पर द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर रिसीव्ड बाय एक्सपोर्ट हाउस, सी हैज टू गेट 100 यूनिट्स ऑफ डेनियम जैकेट्स मेड इन 15 days at the rate of 2000 per jacket. She is able to complete her target production in 20 days because in order to complete her order in 15 days, she would have made the workers work overtime. As a result, the cost of production per jacket may have increased by 100 rupees. क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट है, लिखा है कि उसको 100 यूनिट्स ऑफ डेनियम जैकेट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, मतलब जो है ना उसको ऑर्डर दिया गया है विद इन 15 डेज, और जैकेट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 2000 रुपए पर जैकेट आनी चाहिए। और सी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 20 डेज, और उसने उसको 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। दिए थे 15 दिन। तो यहाँ एफिशिएंट तो हो सकती है, वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। इफेक्टिव क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि मोर देन द गिवन डेज सी हैज अचीव्ड द टारगेट, उसने 5 दिन ऊपर लिए टारगेट को अचीव करने के लिए, वो एफिशिएंट इफेक्टिव यहाँ पर नहीं है। लेकिन एफिशिएंट की बात करें तो हाँ, यदि वो 15 दिन में कहता है कि टारगेट को मैं अचीव करता तो मेरी लागत 100 रुपए से बढ़ जाती, इसलिए उसने 20 दिन लिए। तो इट मींस उसने विद इन द कॉस्ट काम को कंप्लीट किया। तो यस, सी इज और सुजाता इज एफिशिएंट इन हर वर्क एज सी हैज बीन एबल टू गेट 1000 यूनिट्स ऑफ डेनियम जैकेट्स मेड एट द रेट ऑफ 2000 पर जैकेट। इसको करेक्ट करेंगे, 1000 यूनिट्स है हमारी, 1000 यूनिट्स ऑफ जैकेट जो है ना वो कंप्लीट करने में सक्षम रही विद इन द गिवन कॉस्ट। तो ये हमारा जो है यहाँ पर पार्टिकुलरली पॉइंट एग्जिस्ट करता है इस क्वेश्चन के अंदर। होप सो कि आपको केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्त हैं तो चलिए केस स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं और नीचे तक चलते हैं। तो ये केस स्टडी में 10, 12, 15 लाइनें दी गई हैं और क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव। अब आपको पता होनी चाहिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, और हमने इनको याद किया था पीएमजी, सीएमजी, बोथ आर क्लेवर एंड डायनेमिक, बोथ आर क्लेवर एंड डायनेमिक। तो ये जो 8 वर्ड हमने लिखे हैं इनमें से हम 7 फीचर्स निकाल लेंगे, जैसे कि परवेसिव फंक्शन है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, जो चेंज इन डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, और ग्रुप गोल्स को अचीव करता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और डायनेमिक एनवायरनमेंट है, राइट। इंटेंजिबल फोर्स, CDI लगा दें यहाँ पर, एक भूल ये लगा लेते हैं आई, ये एक इंटेंजिबल फोर्स भी है, तो इंटेंजिबल फोर्स है। तो इस तरीके की फीचर्स हमें यहाँ आइडेंटिफाइड करनी है। अब इनका मीनिंग यदि आपको पता है तो आप इजिली इनकी फीचर्स को भी आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी फीचर्स को चेक करना कि भाई कौन कौन सी फीचर्स यहाँ हमारी एग्जिस्ट करेंगी। यहां से पढ़ते हैं, अंजू मंजू गुड फ्रेंड हैं, कंसिडरिंग द कास्ट दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं ना वो सारी की सारी कॉमन होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट both of them take up a job at managerial level in different organization as per their individual areas of interest। लीजिए, उनको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो हर एक अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है एज ए मैनेजर लेवल पर ज्वाइन करती हैं, और उनका ये मानना है कि जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो सब कॉमन होती हैं। अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव होती है, कॉमन एक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ इशारा करता है। आगे चलते हैं और क्या लिखा है इसके अंदर, अंजू takes up a marketing job in retail company and strives to increase sales, whereas Manju joins an NGO
and works diligently to realize its objectives related to providing employment to specially abled persons. अब वो क्या करती है अंजू? टेल्स अप ए मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी, वो मार्केटिंग जॉब करती है रिटेल कंपनी के अंदर और स्ट्राइव टू इंक्रीज द सेल्स, और सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। वेराज मंजू ने एक एनजीओ कंपनी ज्वाइन की है जो जहां पर वो डिलीजेंटली वर्क करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्संस के लिए, यानी कि वो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करती है। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, और जो दोनों की अगर बात करें ना तो दोनों के जो सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस या कंपोजिट है, लेकिन सेपरेट सेपरेट फंक्शंस क्योंकि वो परफॉर्म कर रही हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं हमें। ऑन सम डेज अंजू में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट, और द अनदर डे सी में स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट एन एम्प्लॉइज प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर आप देखें तो कभी तो वो कोई काम कर रही है, कभी तो वो कोई काम कर रही है, जैसे प्लानिंग का काम कर रही है, फिर वो किसी लेआउट के ऊपर काम कर रही है, अनदर डे उसका कोई और ही काम हो रहा है, कोई एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है। बोथ अंजू एंड मंजू मेक्स कॉन्शियस एफर्ट्स टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट and coordination among diverse individuals with different needs who work under them. The effect of their management is noticeable in these respective departments as the targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness in its functioning rather than the cause. ये हमने जो है यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया, क्या चीज कि भाई ये जो पूरी केस स्टडी है इसमें हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने सबसे पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि चाहे किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर एक जगह एक्टिविटी जनरली कॉमन होती है, तो इट इज रिगार्डिंग टू द परवेसिवनेस। मैनेजमेंट इज ए परवेसिव फंक्शन, यानी वो परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास जो फीचर्स होती हैं उनमें हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है, और उन्होंने क्या किए, ऑब्जेक्टिव जितने भी थे उनको रियलाइज करने के लिए डिलीजेंटली वर्क किया। ये अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो इट मींस दे आर अचीविंग देयर ग्रुप गोल्स, और उनको पता है कि अकेले का बस की काम नहीं होता, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो वो अपने प्रॉब्लम अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है, एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रही है, तो इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी एज वेल। और क्योंकि लगातार कॉन्शियस एफर्ट्स उनके लग रहे हैं बिल्डिंग ए फीलिंग इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट नोटिसेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, तो इट मींस ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स वही होता है जहां पर हमें ये फीलिंग आए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उस काम को देखकर अनुभव कर सके, हालांकि उसको फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। तो ये जो बेसिक जो इसका आंसर है उसमें हमारे पास ये 5 फीचर्स निकल कर आई हैं। कौन कौन सी? एक तो ऑल परवेसिवनेस, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है और इंटेंजिबल फोर्स है। तो ये 5 फीचर्स आपको यहाँ पर लिखनी है और एक्सप्लेन करनी है। लाइनें कोट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहली लाइन में आप रखेंगे जो है परवेसिवनेस फंक्शन, दूसरे में आप ये जो अपने हमने यहाँ बात की थी कि भाई अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो बहुत अधिक प्रयास कर रही हैं, स्ट्राइव कर रही हैं, दोनों के दोनों तो ग्रुप गोल्स को अचीव करना चाहती हैं। फिर हमने बात की थी कि भाई उनके फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, कंपोजिट हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है मैनेजमेंट। फिर हमने बात की थी कि भाई वो अपने एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती हैं और अपने एफर्ट्स इस तरीके से लगाती हैं कि वो नोटिसेबल हो जाती हैं, मैनेजमेंट उनको आइडेंटिफाइड कर पाता है, टीम स्पिरिट की भावना को बनाते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप एक्टिविटी एज एन इंटेंजिबल फोर्स की। चलिए केस स्टडी नंबर 17 पर चलते हैं। केस स्टडी नंबर 17 हमें क्या कहती है ये देख लेते हैं। केस स्टडी नंबर 17 हमें बताती है कि भाई हमें क्वेश्चन को एक बार रीड करना चाहिए, बिना क्वेश्चन को रीड किए आप इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं आप अपने आंसर को। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस लिमिटेड बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा। आई होप सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हुई है, तो इजीली आप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। हमने 3 से 4 केस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा रिस्क कवरेज, सर्वाइवल,
अर्निंग प्रॉफिट्स, इस तरीके की बातें आपके सामने निकल कर आएंगी, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल टर्नओवर, इस तरीके की बातें निकल कर आएंगी। तो उससे आपके वहां पर कौन से ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइड होंगे। और दूसरी तरफ यदि आप बात करते हैं भाई सोशल वेलफेयर की, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। और जब आप बात करते हैं अपने पर्सनल जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ट्रेनिंग देने की, उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं सोशल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की। तो आई होप सो आप इस केस स्टडी को पढ़ लेंगे और इसके आंसर को देने में सक्षम रहेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, केस स्टडी नंबर 18। अब केस स्टडी नंबर 18 पर यदि हम चलें तो केस स्टडी 18 हमें क्या कहती है? देखिए, इसमें हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द वेरियस रीजंस दैट हैव बीन मेड अरेंजमेंट दैट हैव बीन मेड मैनेजमेंट so important by quoting the lines from the above para. It means we have to tell the importance of the management in this क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंस जो हमें बतानी है तो उसमें आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको इसलिए यहां से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ईशा वर्क्स एज अ कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ कंपनी इन द पावर सेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ हर excellent managerial competence the company is able to reduce cost and increase productivity। लीजिए, reduce cost and increase productivity, दो बातें यहां शामिल होती हैं। एक तो एफिशिएंसी को बढ़ाना, दूसरा यूजिंग ऑफ द रिसोर्सेज विद मिनिमम वेस्टेज। तो ये वेस्टेज को कम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंस यहाँ निकल कर आती है इन दो बातों से। द कंपनी बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेयर रेगुलर अमेंडमेंट्स आर मेड इन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसी। तो यहाँ पर जो रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट, ताकि उन चेंजेस को हम कोप अप कर सके। तो इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। शी होल्ड्स रेगुलर मीटिंग टू इंश्योर दैट पीपल इन हर डिपार्टमेंट आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ रिलेटेड चेंजेस बट आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट दिस चेंजेस इफेक्टिवली। यहाँ तक की बात करें तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है मैनेजमेंट। ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। दिस हेल्प्स द कंपनी टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज। तो कंपटीशन को मीट करने के लिए भी ये जो ना मैनेजमेंट क्या करता है? मदद करता है। सी मोटिवेट्स एंड लीड्स हर टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ओवरऑल गोल का मतलब है कि उनको एक कॉमन डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके? अचीव कर सके बाय गिविंग द मोटिवेशन, बाय डूइंग द लीडरशिप। In the process of fulfilling her duties for growth of the organization, she helps in providing competitive services, adopting new technology, creating more employment opportunities, etc. for greater good of the people at the large। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी वो बढ़ावा देते हैं, यानी मैनेजमेंट हेल्प्स इन डूइंग द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ये इंपॉर्टेंस हम बेसिकली यहाँ पर निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इनको आप आइडेंटिफाइड करिए और एज एन आंसर मेंशन करिए, राइट। चलिए, ये इसका आंसर है। आप इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वो लाइनें यहाँ पर लिखें जो हमने डिस्कस की, लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, it leads to reduction in cost due to optimum utilization of resources. So as a result, her excellent managerial competence, company is able to reduce cost and increasing the productivity। ये हमने पहली बात की थी कि एफिशिएंसी बढ़ाता है by reducing the cost और minimizing और optimizing the utilization of resources। ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। कैसे? by making the working within any change in the business environment। ये हमने बात की थी और इसको हम यहाँ पर इस लाइन से आइडेंटिफाइड करेंगे। द कंपनी बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहां पर रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, और इट हेल्प्स द कंपनी टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एज। और इसके साथ हमने बात की थी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मदद करता है। सी मोटिवेट्स एंड लीड्स अ टीम इन सच अ मैनर दैट कि वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद करे, जिसके साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। और लास्ट हमने बात की थी मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो वहां पर हमने इन प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हर ड्यूटीज for the growth of the organization, she helps in providing competitive services, adopting new technologies, creating more employment opportunities। ये सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज, बहुत अच्छा काम करने की जो है वो मैनेजमेंट कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं? सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डूइंग द सोशल डेवलपमेंट। तो ये हमारा पार्टिकुलरली इसका आंसर रहेगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ये केस स्टडी है। लीजिए पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ पढ़कर ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन के ऊपर ही हम डिपेंडेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए और फिर केस पढ़ना पड़े तो देखिए क्या होता है। चलिए पहले केस को ही पढ़ते हैं। अब रामा अर्जुन ज्वाइंस एट IT सेक्टर फ्रॉम एज ए सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। ये हमने शायद पहले भी पढ़ी है। एट द नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड्स ही हैज टू वर्क इन वेरी क्लोज coordination with all the departments had signed the firm. Very soon Ramarjun realized that each department has own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day approach of the work. They tend to deal with a given situation. तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दो चीजें निकलकर हमारे सामने आती हैं। भाई वो अपने आप से काम करने के लिए क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है। तो या तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो अपने हिसाब से काम करने के लिए सक्षम है, डे टू डे एक्टिविटी को अपनी अप्रोच के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली दे आर डूइंग द कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। एन इशू और प्रॉब्लम थ्रू ए कॉम्बिनेशन their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation comes like. तो in this context of the above case, identify and explain the nature of management. देखिए nature of management आपसे पूछ लिया है, nature of management आपसे पूछा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट यहाँ पर एक आर्ट है, क्योंकि वहां पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनिशिएटिव और एक्सपीरियंस को हम बेसिकली प्लेस अप करते हैं, उनको प्लेस करते हैं, यानी उनके आधार पर हम इसको एज एन आर्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसकी जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट जो है देख लेते हैं क्या है हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 20 है हमारे पास, और इसके अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द रीजंस बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन माना, डिसिप्लिन इन द सेंस कि उसको आर्ट कंसिडर किया है, या उसको साइंस कंसिडर किया है, या उसको प्रोफेशन कंसिडर किया है, जो भी डिसिप्लिन वो मानते हैं। यानी एक डिसिप्लिन का मतलब हम इसका आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से भी ले सकते हैं, या फिर ये भी मान सकते हैं कि इट इज ए सब्जेक्ट, राइट। जैसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है। ये ऐसा रीजन आपको बताना है कि उसने इसको एक डिसिप्लिन क्यों माना है। तो चलिए हम इसको केस स्टडी को पढ़ते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें रखा गया है, क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। इसको फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन क्यों नहीं माना, इनके भी रीजन पे आप व्याख्या करेंगे। तो बड़ा इजी सा है, हमें पता लग गया कि डिसिप्लिन के बेस पे हम इसको या तो आर्ट, साइंस और प्रोफेशन मानते हैं, और इसमें स्पष्ट बता दिया कि वो प्रोफेशन नहीं मानना चाहते। तो इसका मतलब डिसिप्लिन के तौर पर जो रीजन हम यहाँ देंगे वो रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन देंगे, या फिर रिगार्डिंग टू द आर्ट या साइंस देंगे। चलिए पढ़ते हैं केस स्टडी को। धर्म इज वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। He owes the success of his business to his own education in business management and his team of certified management consultants. There, he decided to send both his children, Dhanush and Damini, abroad to acquire degree in the business management in their individual area of expertise. ठीक है, उनको फॉरेन में भेजते हैं ताकि वो अपने जो इंडिविजुअल एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज है उनमें एक डिग्री ले सकें। He feels that all over the world there is marked growth in the management, so management's a discipline, but still it is not considered to be full-fledged profession in certain regions. ठीक है, certain regions। तो इसका मतलब वो ये मानता है कि एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन द सेंस कि यहाँ पर प्योरली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में, लेकिन कुछ जगह इसको प्रोफेशन नहीं माना गया, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, जब इसको प्रोफेशन नहीं माना जाता तो हम बेसिकली जो रीजन देंगे दैट इज रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एग्जिस्टेड इन द मैनेजमेंट और नोट, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इसके आंसर पर चलते हैं। धर्म कंसिडर्ड मैनेजमेंट as a discipline because there exist a number of theories and principles on the management which have been formulated by various management experts. It is taught in various schools, colleges all over the world as a separate subject of study. तो इसलिए तो वो इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक डिसिप्लिन के तौर पर। लेकिन क्योंकि फुल फ्लेज प्रोफेशन ये हर जगह नहीं है, उसका बेसिकली जो रीजन है वो यही है, जो इसकी फीचर्स हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, राइट। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, और इसके अलावा बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। सर्विस मोटिव तो आजकल कंसिडर किया जाने वाला है, तो कोड ऑफ कंडक्ट इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट को एक फुल फ्लैज डिसिप्लिन अभी कंसिडर्ड नहीं किया गया है, प्रोफेशन नहीं माना गया है। तो ये वो कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर आपको उसका एग्जाम्पल या आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है एक बड़ी केस स्टडी है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। एक्सप्लेन एनी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस्ड इन वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज ए करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स। देखिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जब पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात आप याद रखेंगे, यू विल राइट द आंसर एज कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेशन को वहां पर टिक अप करेंगे, कोऑर्डिनेशन को वहां पर आप मेंशन करके चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देखिए क्या बनेंगे। स्टेट ब्रीफ एंड 2 पॉइंट्स हाइलाइटेड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड पार्ट ए। तो कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमने याद की थी जीएफएस, ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और जो है स्पेशलाइजेशन। तो ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, इसके नाम से हमने इसको याद किया था। ये तीन में से कोई भी दो चीजें आपको यहाँ मिल जाए वो आपको एक्सप्लेन करनी है। होप सो कि आप इसके स्टडी को पढ़ पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं अब तक, तो इसको भी आप इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े इजिली कवर कर लेंगे आप इसको। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इंचार्ज इन गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए जब सेक्शन इंचार्ज की बात करते हैं ना तो हम बेसिकली बात करते हैं किसके बारे में कि भाई वो किस लेवल पर काम करते हैं। सेक्शन इंचार्ज जनरली होते हैं हमारे फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, यानी लोअर लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति। तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज वर्किंग। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो हमने देख लिया, लोअर लेवल बनेगा और उनके 5 फंक्शंस आपको यहाँ बताने हैं। तो होप सो इट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इजिली आइडेंटिफाइड कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो उसके फादर कहाँ काम करते हैं, उसके फादर काम करते हैं लोअर लेवल पर, और उनके 5 फंक्शन जो है आपको बताने हैं। तो 5 फंक्शन कोई भी लिख दीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं या जो आप इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। इट इज अ वेरी स्मॉल केस स्टडी आल्सो, पढ़ लेते हैं। गीतिका इज वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में जब बात होती है, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के, यानी कि वो टॉप लेवल पर काम कर रही है ना। लेवल्स बताना है हमें, तो टॉप लेवल पर काम कर रही है और उनके कोई 3 फंक्शन आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 23। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, अरुंधति हैज बीन प्रमोटेड to the post of marketing division head of a soft drink company. Identify the levels of management at which she will be working henceforth. State any 4 functions that she will have to be performed at this level. देखिए हमने बात की थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। 3 प्रकार के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल में हमने बात की थी कि जो भी डिविजनल हेड्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि मार्केटिंग डिवीजन हेड है तो एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो हेड है, तो डिपार्टमेंटल हेड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अरुंधति विल बी वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ यू हैव टू गिव द 4 फंक्शंस ऑफ दीज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 4 फंक्शन कोई भी दे दे। दे आर वर्किंग एज एन linkage between the top level and lower level. They ensure the availability of the workforce. They ensure the execution of the planning made by the top level management. इस तरीके के फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पहले लिखा है डिपार्टमेंटल हैज द नेसेसरी स्टाफ, कितना है इस बात की इंश्योरिटी करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, मोटिवेट करते हैं पीपल्स को in her department to achieve the desired objectives, and she has to cooperate with the other departments for ensuring smooth functioning of the organization as well. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 है, Bhuvan argues that management is required in all kinds of organization where the Pius feels that management is not required in non-business organization such as school, club, hospital, etc. Who is correct? देखिए हमने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, मैनेजमेंट का एक मीनिंग पढ़ा था, उसकी एक फीचर देखी थी क्या कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, राइट, एज वेल एज इट इज परवेसिव, कि भाई मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, देखा नहीं जा सकता, हर जगह होता है अवेलेबल, और ये परवेसिव भी है, यूनिवर्सल भी है। तो मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, सो वन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने। मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए फोरमैन इन ए फैक्ट्री। फोरमैन की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है। फोरमैन मतलब लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। एट व्हाट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ही इज वर्किंग? ही इज वर्किंग एट द सुपरवाइजरी लेवल और द ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल, राइट, लोअर लेवल। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैलकुलेट करनी है, टू एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। उसके अलावा जो हो सकते हैं, अब हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 प्रकार की होती है, एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा नेचर एग्जिस्ट करता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा जो बच गए वो दोनों के नाम आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने हैं। साथ साथ वैल्यूज कौन सी फॉलोड की जा रही है मिस्टर राजीव के द्वारा वो बतानी है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बेस्ड है किस पर, हमारा केस स्टडी पर। केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी आपको। सोनू निगम for the famous playback singer always spends time for practice and adds his creativity in his singing। देखिए जहां प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात आती है तो हम वहां पर मैनेजमेंट को एज एन आर्ट के तौर पर देखते हैं। एंड वेयर एज लाइक सोनू निगम, मिस्टर राजीव, मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड, यूजेस हिज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट principles under different situations to manage the business। The employees are happy and satisfied as he everyday rewards employees for their punctuality and efficiency। तो यहाँ पर मिस्टर राजीव क्या करते हैं, जैसे मिस्टर सोनू निगम है वैसे ही ये भी अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं और डेली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करते हैं। और एम्प्लॉयज उनसे हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो प्रत्येक एम्प्लॉयज को उनकी पंक्चुअलिटी और एफिशिएंसी के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं, रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिस कंडीशन वी विल से दैट हियर इज एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके अलावा हमारे पास जो 2 बच गई वो है साइंस एंड प्रोफेशन। और वैल्यूज की बात करें तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज फॉर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी एंड गुड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज। दीज आर द 2 वैल्यूज दैट विल एग्जिस्टेड हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, भुवन लिमिटेड, राइट। और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कोई छोटा नहीं है, केस स्टडी बड़ी है, तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। क्वालिटी पोसेस्ड बाय रवि एंड मोहन, व्हाट दे आर लैकिंग। रवि में कौन सी क्वालिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है और मोहन किस को लैक कर रहा है, यानी कौन सी क्वालिटी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट क्वालिटीज इज पोसेस्ड बाय द थर्ड वर्कर and which worker is preferred by the management, this we have to be discussed here। चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ने पर ही पता लगेगा कि किस प्रकार की क्वालिटी की ये बात कर रहे हैं। भुवन लिमिटेड ए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 per garment। मोहन a worker worked double shift and manufactured around 150 garments but at the estimated cost of ₹230 per garment। On the other hand, Ravi, another worker, focuses on the cost and handled resources very carefully. So the manufacturing 90 garments, but at the estimated cost of ₹190 per garment। Third worker maintained the balance and achieved the target of 100 garments at the estimated cost of ₹200 per garment। यहाँ 3 व्यक्ति दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर मोहन, रवि एंड थर्ड वर्कर का जो है नाम नहीं दिया है, सिंपल लिखा थर्ड वर्कर, तो थर्ड वर्कर हम लिख लेते हैं। इनको तीनों को एक जैसा टारगेट दिया गया, भाई 200 तो रुपए कॉस्ट आनी चाहिए प्रोडक्ट की और 100 यूनिट आपको गारमेंट्स की प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 100 यूनिट गारमेंट्स की प्रोड्यूस करनी है, 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब मोहन क्या करता है, मोहन यूनिट तो प्रोड्यूस करता है 150, यूनिट तो प्रोड्यूस करता है कितनी, 150, लेकिन कॉस्ट कितनी आ जाती है उसकी, 230 रुपए पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही रवि के बारे में बात करें तो रवि क्या करता है, रवि यूनिट तो प्रोड्यूस करता है 90, लेकिन कॉस्ट कितनी आती है उसकी, 190 रुपीज। और थर्ड वर्कर की बात करते हैं तो थर्ड वर्कर यूनिट तो प्रोड्यूस करता है पूरी 100 और यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, 200 रुपए, ठीक है। ये है इनका बेसिक फंडा। अब यहां पर बात करते हैं कि इनमें से कौन किस प्रकार की क्वालिटी को लैकिंग कर रहा है। अब मोहन के बारे में बात करें
तो कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी कॉस्ट ज्यादा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। अब प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है, टारगेट अचीव कर लिया उसने, लेकिन विद मैक्सिमम कॉस्ट तो वो एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर वो क्या नहीं है, एफिशिएंट। तो रवि सॉरी मोहन जो है वो किसमें लैकिंग कर रहा है, एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आई है। रवि के बारे में बात करें तो रवि 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस वो अंडर द टारगेट है, टारगेट से कम उसने प्रोडक्शन किया है। तो इसका मतलब वो एफिशिएंस, जिसका मतलब वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन लागत उसकी 200 रुपए से कम होकर 190 रुपए हो गई है, वो एफिशिएंट है। यानी मोहन एफिशिएंट नहीं है, रवि एफिशिएंट है। मोहन इफेक्टिव है लेकिन रवि इफेक्टिव नहीं है। तो आगे चलते हैं थर्ड वर्कर के बारे में। उसने देखिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया और 200 रुपए कॉस्ट को एज इट इज मेंटेन रखा, इसका मतलब वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। इट मींस आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन और ये इसके आंसर दिए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड अ स्पेशल रिसाइकलिंग प्लान टू रिसाइकिल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग द वेस्ट इन ग्राउंड। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अल्फा लिमिटेड है वो क्या कर रही है, एक स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें कि वो क्या करना चाहती है, रिसाइकिल करना चाहती है। किसको, वेस्ट को। उस वेस्ट को वो रिसाइकिल करके यूज करेगी, लेकिन क्यों, क्योंकि ताकि वो उसको डंप ना करे इन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड में डंपिंग करेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़े या लैंड पोल्यूशन बढ़े, तो इससे इस तरीके की वो एक्टिविटी नहीं करना चाहती। तो अगर वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहती तो इसका मतलब वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल रेजिडेंट, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है अपने लोकल रेजिडेंट को। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकुलरली वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। एंड कंपनी स्टार्टेड ए स्कूल नियर बाय फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। अब अगर उस पार्टिकुलर प्लांट के यदि नजदीक वो अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल ओपन कर रही है तो इट इज द पार्ट ऑफ देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाएगा। अगर इसकी जगह पर यह लिखा होता कि भाई कंपनी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉइज नॉट नियर बाय, तो इसका मतलब है दैट विल बी द पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो फिलहाल ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो नजदीक ही स्कूल स्टार्ट कर रही है, तो इसका मतलब केवल और केवल एम्प्लॉइज के बच्चों को एजुकेशन देना चाह रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज फुलफिलिंग। तो यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर है कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा व्हिच इंडिकेट दोज ऑब्जेक्टिव। तो हमें वो लाइनें भी आइडेंटिफाइड करनी है। तो सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं सबसे पहले। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इंस्टॉल्ड रिसाइकिल प्लान दैट इज टू बी कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉइज, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर यहाँ पर ये स्कूल नियर बाय, जैसे कि हमने टर्म्स दी है नियर बाय, तो अगर ये ना होता तो इट विल बिकम द सोशल ऑब्जेक्टिव, पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर यदि अगर सोशल ऑब्जेक्टिव भी दे देते हैं तो कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। Directors of Bhuvan Limited assigned the task of implementing the plans and policies framed by board to all the departmental heads। जितने भी departmental head हैं उनके लिए क्या कर रहा है भुवन लिमिटेड, implementing the plans and policies, प्लान और पॉलिसीज बना रहा है, राइट। डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स। डिपार्टमेंटल हेड क्या कर रहे हैं, सुपरवाइजर को अपॉइंट कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कर रहे हैं, सो दैट वर्क कैन बी असाइंड टू द वर्क एज पर द प्लान। सुपरवाइजर्स केप्ट अ चेक ऑन वर्कर्स एज पर द प्लान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हुई है, एज वेल एज फीचर्स भी जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पर जो भुवन लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, प्लान्स बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल हेड जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सुपरवाइजर को अपॉइंट कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें, जो उनको असाइंड वर्क है उनको प्रॉपरली अचीव कर सके। ठीक है, प्रॉपरली उनको क्या कर सके, अटेन कर सके। सो फीचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यदि बात करें तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी हियर। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है, यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम को प्रॉपरली
अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। एज वी नो दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए सिंगल पर्सन एक्टिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अल्फा लिमिटेड इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन एंड एसेसरीज, इट्स प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग नाउअडेज। ये एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है क्या? मोबाइल फोन्स और एसेसरीज। आज इसकी जो है, इसके प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर लो क्वालिटी। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। किस चीज की कमी है? कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर लैकिंग हो रही है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स परचेज डिपार्टमेंट फॉर नॉट ए सप्लाइंग ऑफ गुड क्वालिटी पार्ट्स। तो व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग इन द अबव केस? तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंसेप्ट, आपको इसकी नेचर्स के बारे में बताना है, तो नेचर्स में आप इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी पॉइंट्स आपने इसके बारे में पढ़े हैं। इन नेचर्स के बारे में बात करें तो इसका मतलब इसके फीचर्स क्या है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, एक इंटेंजिबल बाइंडिंग फोर्स का काम करती है, इस तरीके की बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल believes that management is a systematized body of knowledge that explains the certain general truths and is based on logical observation। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका ये मानना है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और सर्टेन general truths and based on logical observation explain and identify the nature of management discussed in the above case। तो जब हम बात करते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जनरल ट्रूथ, बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, तो हम बात करते हैं किसकी? मैनेजमेंट एज ए साइंस की। तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर? एज ए साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट मैनेजमेंट एज ए साइंस। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं, क्या कहता है? यूनिक एंटरप्राइजेज इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000। यूनिक एंटरप्राइजेज इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000। Next question number 33. Unique Enterprises is able to achieve the target production of 5000 units within the prescribed time. However, to achieve this target, they hired extra workers on ad hoc and spent around rupees 40,000 in extra to pay the ad hoc workers so that target production can be achieved on time, ताकि टारगेट प्रोडक्शन जो है वो टाइम पर अचीव किया जा सके। डू यू थिंक यूनिक एंटरप्राइजेज इज इफेक्टिव और एफिशिएंट? देखिए सीधी सी बात करें तो 5000 यूनिट्स का टारगेट है, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए उन्होंने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पेड कर दिए। टारगेट तो अचीव किया है, इसका मतलब वो इफेक्टिव तो है, बट दे आर नॉट एफिशिएंट। वाज देयर डिसीजन टू हायर एड हॉक वर्कर्स टू अचीव द टारगेट वाज करेक्ट? अब देखिए अगर हम बात करें कि भाई जो एड हॉक वर्कर्स उन्होंने अडोप्ट किए तो उससे उनकी कॉस्ट तो कमाई नहीं, कॉस्ट बढ़ी ही है, तो दिस डिसीजन इज नॉट गुड। नो, द डिसीजन ऑन हायर टू हायर एड हॉक वर्कर्स स्पेंडिंग एक्स्ट्रा इज नॉट करेक्ट, दिस विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेज। इससे उन्होंने क्या कर दिया? उनकी एफिशिएंसी को कम कर दिया, जबकि उनकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम कर दिया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अगर हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमने पढ़े थे 3 कंसेप्ट होते हैं, एक तो प्रोसेस, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। तो यहाँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, तो यू विल एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हियर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? In an organization, sales department wants to increase the sales by 20%. This is a target setting. Or so sales department planned to offer extra discount to customers. Doing the planning, finance department raised objection on it as they said it will result in loss of revenue and company may face liquidity problems. अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक डिपार्टमेंट तो चाहता है कि वो 20% सेल्स को बढ़ाए, कैसे? एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? नहीं, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दे सकते, इससे रेवेन्यू कम हो जाएगा और हमारे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेम द इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रेफर्ड हियर। अगर इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो कौन सी जो है ना इंपोर्टेंस के बारे में बात हुई है, तो हमने पढ़ी थी GFS, ठीक है।
तो उसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन देखा था हमने। तो देखिए सेल्स डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अदर टू इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो दो हमारे पास क्या बच गई, ग्रोथ यानी साइज एंड स्पेशलाइजेशन, राइट। चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक, और यहां तक हमने जो टॉपिक कवर किए इनको आप अच्छे से देखेंगे। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। स्टे एट होम, स्टे हेल्थी, दिस इज द मंत्र कोविड-19। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे 35th ऑनवर्ड, और नियर अबाउट 42 जो है ना ये केस स्टडीज हैं, 41 42 तक केस स्टडीज हैं, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन, फोर्स एंड इवोल्यूशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।